Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a 1.50 kg ball is fired from a cliff 11.5 meter high. The snowball's initial velocity is 16 meter per second, directed 41 degree above the horizontal. How much work is done on the snowball by the gravitational force during its flight to the flat ground below the cliff? What is the change in the gravitational potential energy of the snowball Earth system during the flight? If that gravitational potential energy is taken to be zero at the height of the cliff, what is its value when the snowball reaches the ground? तो इस क्वेश्चन में हमको तीन पार्ट्स दिए गए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले समझेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी का होता क्या है। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये हमारा अर्थ का सरफेस है और ये हमारा बॉडी है, तो इनिशियली ये बॉडी हमारा ग्राउंड पे है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसको हम यू से डिफाइन करते हैं, वो होता है जीरो। तो जब हम इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, बट यू नो दैट एवरी बॉडी जब वो ऊपर जाता है तो उसको एक काउंटर अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर लगता है, जो कि हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारा जब बॉडी ऊपर जा रहा होता है तो एक काउंटर फोर्स होता है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, जो उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो इस काउंटर फोर्स के अगेंस्ट हमको एक वर्क करना पड़ता है ताकि हम बॉडी को ऊपर ले सके, और ये जो अमाउंट ऑफ वर्क हम करते हैं इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं हम कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं टू कैरी अ बॉडी टू अ सर्टेन हाइट एच अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अभी क्वेश्चन में हमको अगर ए पार्ट हम देखें तो हमें ये कहा गया कि हमारे पास एक स्नोबॉल है जिसका मास हमको दिया गया टू बी इक्वल टू 1.50 kg और इसका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 11.5 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया गया 16 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको दिया गया थीटा इज इक्वल टू 41 डिग्री। तो कुछ इस तरह से देखिएगा, अगर ये हमारा क्लिफ है और इसको हम एज्यूम करें एज द ग्राउंड, तो ये हाइट हमको दिया गया है टू बी इक्वल टू एच, और हमारे यहाँ पर बॉडी है जिसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है और ये एक एंगल बना रहा है 41 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी यू। तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिरेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मच वर्क इज डन ऑन द स्नोबॉल बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें तो पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे फोर्स हमारा अर्थ अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, हमारे नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पे इस तरफ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है। तो हमारा थीटा इस केस में जीरो हो जाएगा। सो वी गेट एट एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। सो वर्क डन कितना होगा, एफ हमारा क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये होता है वेट, तो एम जी मल्टीप्लाइड बाय हमारा डिस्प्लेसमेंट विच इज 11.5 मीटर। तो m को अगर हम 1.50 रखें और इसको 11.5, एंड इफ यू टेक g एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा जूल्स में आएगा। सो दिस कम्स नियरली टू बी इक्वल टू 169 जूल। सो ये इतना अमाउंट ऑफ हमको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू मूव द बॉडी अप टू दिस हाइट। तो अगर हमारा बॉडी ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है तो हमारा वर्क डन कितना होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू 169 जूल्स। अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमको पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्नोबॉल अर्थ सिस्टम ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या होगा, इनिशियल फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही तो चेंज होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज अ चेंज। तो इनिशियली जब हमारा जो बॉडी था वो एक हाइट एच पे था, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था, इक्वल टू एम जी एच। और फाइनली जब वो हमारा ग्राउंड पे आके गिर जाता है देन इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है इक्वल टू जीरो। तो ये जूल्स और ये भी है जूल्स में, तो हम लिख सकते हैं यू आई इज इक्वल टू एम जी एच एंड यू एफ इज जीरो। सो ये कितना हो जाएगा, जीरो माइनस ऑफ एम जी एच, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ
1.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 11.5, जैसे हमने कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ जूल्स होगा ये, और दिस अगेन कम्स टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ 169 जूल्स। सो हम देखते हैं कि जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो वो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कम है। सो वी कैन राइट दैट u ऑफ इज लेस देन ui इन दिस केस। अभी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि अगर हम, जब हमारा जो बॉडी है, कि हमारा जो स्नोबॉल है जब वो क्लिफ के ऊपर है, तब उसको अगर हम एज द रेफरेंस पॉइंट ले, ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमारा जब बॉडी एट हाइट h पे है, तब उसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले, तब हमारा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टेकन टू बी 0 एट द हाइट ऑफ द क्लिफ, व्हाट इज द वैल्यू व्हेन द स्नोबॉल रीचेस द ग्राउंड। तो इनिशियली जब हाइट h पे है, हमें कहा गया कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0। तो अभी क्या होगा, ये नीचे ऐसे h की तरफ ये ऐसे इसको थ्रो किया गया, तो ये ऐसे नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरने के बाद इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ये कितना हो जाएगा, ये माइनस mgh हो जाएगा, क्योंकि ये h हाइट से गिर रहा है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डेल यू इज इक्वल टू अगेन यू एफ माइनस यू आई। यू एफ हमारा कितना है, माइनस ऑफ एम जी एच माइनस ऑफ 0। तो दिस इज अगेन माइनस ऑफ 169 जूल्स। इसको हम ठीक से यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।